और इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मनोज उपाध्याय जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीरेन्द्र सिंह है सपा के प्रवक्ता और निरंजन पोद्दार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, यही सवाल मेरा आपसे है, सियासत समझ में आती है क्या? मतलब जो ये काशी तमिल संगमम है, इसका इफेक्ट नजर आता है पिछले साल के मुकाबले? देखिए पिछले साल भी हुआ था ये, उसके बाद फिर कर्नाटक और तेलंगाना के रिजल्ट सामने हैं। देखिए प्रियंका जी, आप एक ही चीज को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। अगर आप बात करेंगे कर्नाटक के चुनावों की और बात करेंगे तेलंगाना के चुनावों की, तो दोनों के अंदर परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, मेरा ये मानना है। कर्नाटक के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर इन्होंने जेडीएस और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है वो बीच में जैसे ब्रेक हुई और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वहां जो लिंगायत वोट था उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आहत किया। यानी कि लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया और जो दूसरे बड़े नेता थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो यानी लिंगायत वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटके। और दूसरी कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिस तरीके से जो जेडीएस का 18% वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं फिसल करके 8% पे आ गया और 10% वोट शेयर यानी कि अल्पसंख्यकों का वोट शेयर जो जेडीएस को जाता था प्रियंका जी, वो कांग्रेस के साथ चला गया। लेकिन आप ये चीज भी देखिए कि अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता जो वोटों की गिनती बता रहे थे, उसी गिनती को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेशक हारी, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो इंटैक्ट रहा। वहां पे उसके भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट पहले से गिरा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बोम्मई जी को मुख्यमंत्री बनाया और बोम्मई जी कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतर पाए। तो मेरा ये मानना है कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने मतलब अपने गलतियों से गंवाया है। और रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना के तो अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहले से कोई जनाधार ही नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में तो अपना जनाधार बढ़ाया है। प्रियंका जी, मैंने पूर्व में भी आपको पिछले डिबेट में कहा था कि अगर कोई पार्टी अपना वोट शेयर 7 से 14% यानी कि लगभग आप ये समझ लीजिए 200% का अगर इजाफा कर लेती है, तो मेरे हिसाब से इसको आप हार के दृष्टिकोण से देखेंगे या जीत के दृष्टिकोण से देखेंगे? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है मुझे नहीं पता। अगर एक सीट से अगर 8 सीटों के ऊपर आप चले जाते हैं तो इसको आप 80 गुना वृद्धि कहेंगे, 800 गुना वृद्धि कहेंगे या इसको हार कहेंगे, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तमिल संगमम की और जिस तरीके से अभी काशी के अंदर, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी प्रियंका जी, हमारा जो प्राचीन भारत है उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमारा प्राचीन भारत हमारी संस्कृति से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक जो हमारी माँ गंगा मैया है वो पूरे भारत को जिस तरीके से जोड़ती है, वैसे ही हमारे शंकराचार्य ने जिस तरीके से 4 पीठों की स्थापना करी थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जैसे कहा जाता है ना केदार से रामेश्वरम और बीच में काशी, जिस तरीके से अध्यात्म की और हमारे धर्म संस्कृति की राजधानी कही जाती है, वहां से दिया हुआ मैसेज पूरे सनातन समाज को आप ये मान के चलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता है, क्योंकि काशी को धर्म की राजधानी कही गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा 2014 के अंदर गुजरात छोड़ करके काशी से अपना नामांकन दाखिल किया था, सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई इन्होंने ऐसा ये काशी ही या बनारस इन्होंने क्यों चुना। लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है कि उनके पीछे उनकी रणनीति क्या थी। उनकी रणनीति यही थी कि यहां से पूरे देश को एक मैसेज जाता है, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको कहा कि एक धर्म की राजधानी कही जाती है और पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन को मानने वाला समाज है वहां से वो आप ये मान के चलिए एक मैसेज प्रसारित होता है। और आज जिस तरीके से तमिल संगमम और जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक प्रयास किया, 2 साझा संस्कृतियां वहां पे एक साथ जब वाद्यायन कर रही थी, तो प्रियंका जी आपको मैं बता रहा हूं निश्चित रूप से इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व या बहुत बड़ा संदेश जाता है। अब ये अलग बात है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, किसी को वही वाद्य यंत्र, किसी को कान फोड़ू लगता है, किसी को वही वाद्य यंत्र कर्णप्रिय लगता है। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण, अपनी अपनी पसंद है प्रियंका जी। चलिए ठीक है।
निरंजन पोद्दार जी। हेलो जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए प्रियंका जी, आपको दो तीन चीजें, अभी एक चीज आप मेरे ख्याल यहाँ पे हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसको भी आपको संज्ञान में लेना है। पहली बात तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट कर्नाटक के अंदर हुआ है कि जिस तरीके से जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का वहां पे गठबंधन हो गया, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे इसको दरकिनार कर सकते हैं? क्योंकि उसके बावजूद भी अगर जो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ वोट और जेडीएस का वोट अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको पता आप परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात प्रियंका जी, एक चीज आपने देखी होगी, मैं उदाहरण देता हूं 2019 के चुनाव का। 2019 के चुनाव में मैं दक्षिण की ही बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, यानी कि एक ही समय पे 2 ईवीएम लगी थी। एक ईवीएम में विधानसभा के लिए वोट दबाना था और एक ईवीएम में लोकसभा के लिए वोट दबाना था। और आपने देखा होगा कि वहां पे जिस तरीके से जनता ने वोट किया था कि विधानसभा के लिए ज्यादातर जनता ने जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वोट किया, जबकि लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को उसी जनता ने वोट किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोकसभा के अंदर जब राज्यों के चुनाव होते हैं तब मुद्दे अलग होते हैं, जब मामला लोकसभा का और केंद्र का चुनाव होता है, जब जनता प्रधानमंत्री चुनने के लिए जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है, और इसके अंदर प्रियंका जी आपको एक चीज और समझनी चाहिए, जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना है और इनके अंदर जो अभी आपने देखा होगा कि भाई ये 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ और उन चुनावों के अंदर जिस तरीके से इनके बीच में जो एक समझ लीजिए गफलत का सा माहौल था और जो बयानबाजी, छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को, लेकिन बाद में एक मुद्दा उठा कि नहीं ये तो केवल और केवल लोकसभा नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, अगर हम 2019 की बात करें, आप आंध्र प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप अगर ये कह रहे हैं कि दोनों विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हुए और लोकसभा के लिए बाकायदा बीजेपी के लिए बटन दबे, तो लोकसभा में सीटें तो नहीं जीती बीजेपी ने और ना ही वहां पर एक भी विधायक है। तो उस बाबत अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के समीकरण अलग हो जाते हैं। लोकसभा के अंदर तीन मेंबर पार्लियामेंट चुनकर के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश के अंदर, और आपने देखा होगा वोट परसेंटेज लोकसभा के, मैंने क्या कहा कि एक ही समय पे दो चीज के चुनाव हुए। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 6% वोट मिला था, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 18% वोट मिला था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वोटिंग परसेंटेज के आप दृष्टिकोण से कह रहे हैं जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जनता तो वही थी ना जो वोट देने गई थी। एक बटन वो विधानसभा की ईवीएम पे दबा रही थी, एक बटन वो लोकसभा की ईवीएम पे दबा रही थी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए प्रियंका जी, आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, ये चाहे आप अभी बोलने को कुछ भी कहें, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई ये फला मुद्दा, मुझे एक बात बताइए, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ये जो अभी जो जितने इन्होंने किसानों के, जवानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के जितने मुद्दे, क्या ये मुद्दे लेकर के उन 5 राज्यों के अंदर नहीं गए थे? अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा के लिए और कौन सा नया मुद्दा ये लेकर के आए हैं, तब तो जनता ये चीज, तब तो हम ये माने कि इस मुद्दे से जनता कनेक्ट होगी। लेकिन जो तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो आपस में सिर फुटबॉल, प्रियंका जी, जो इनके अंदर गठबंधन के अंदर भी जो सिर फुटबॉल है, और गठबंधन के अंदर भी देखिए कोई भी गठबंधन या कोई भी संबंध, आपसी समन्वय, आपसी एक दूसरे के प्रति भरोसा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, तब वो चलता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे जब कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर जीतती हुई दिखती है तो वो कहती है अरे कौन है अखिलेश। जब कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी, जब आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी वहां पे जाकर के बागेश्वर की सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ी कर देती है, तो उस टाइम उनको कांग्रेस का, मतलब भारतीय जनता पार्टी को, तो कहने का तात्पर्य ये कि निश्चित रूप से जो आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की जो उत्पत्ति है, जनता इस चीज को भी देखती है। प्रियंका जी, मेरा एक ही मानना है, भारत की जनता आज इतनी जागरूक है कि आप ये मान के चलिए, गांव के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति अगर एक चप्पल की जोड़ी भी खरीदने जाता है तो उसको भी वो देख करके लाता है ये कितनी चलेगी। तो मुझे एक बात बताइए, वो व्यक्ति क्या सरकार ऐसी बना देगा? बिल्कुल बिल्कुल, वोटर्स समझदार है। जो लोग ये कहते हैं कि वोटर्स को बरगलाया जा सकता है, ये अपने आप में अब देखा जाए तो बहुत बड़ा मिथक है। निरंजन पोद्दार जी भी आती हूँ, मनोज की बात पे कुछ कहना चाह रहा था जी, जल्दी। हाँ, देखिए प्रियंका जी, फर्क कहाँ पे है? अभी जो कह रहे थे विद्वान प्रवक्ता, और शायद मेरी बात इनको अप्रिय लग रही थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि
2024 का जो चुनाव होगा उसके अंदर समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता, आप ये मान के चलिए, झोली भर के इनको वोट भी देती है, ये अगर 60-65 सीटों के ऊपर लड़ते भी हैं, अगर इनको 35 सीटें भी अगर जनता देकर के भेज देती है तो जनता को पता है कि 35 सीटों के अंदर अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री तो बनने से रहे। अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को अगर मान लीजिए बंगाल 30 सीटें देकर के भेज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। आप सुन तो निरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सरकार बना लेती है, हम 35 सीटों पर सरकार नहीं बना लेंगे। ठीक है, मैं तो नहीं बोला, प्रियंका जी सुनिए बात वैसे वैलिड है यहाँ पे विनय जी, अगर ध्यान दें आप। निरंजन जी की बात वैलिड है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप 10 सेकंड इनको साथ करवाइए। नहीं, इंडिया गठबंधन में क्या है? ठीक है विनय जी, एक बार सुन तो लीजिए ना। विनय जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर आती हूँ आपके पास, अब काउंटर कीजिएगा निरंजन जी को। जी जल्दी से। अब प्रियंका जी, फर्क क्या है? फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को कहेगी कि आप हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए, जबकि विपक्ष क्या कहेगा? वो कहेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दीजिए। तो देखिए, ये भारतीय जनता के विवेक के ऊपर, ठीक है, दृष्टिकोण की बात है, दृष्टिकोण की बात है। ठीक है, बात आ गई आपकी। निरंजन जी रोकूंगी आपको।